बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सैंपल और सैम्पलिंग का लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे। ये एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहना है, आपको अच्छा लगेगा ये बिल्कुल। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। इम्पोर्टेंट स्टेटिस्टिकल टर्म जो सैंपल और सैम्पलिंग के चैप्टर में यूज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? वो सारा डाटा जिसका हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं, वो मुकम्मल तौर पर जो हमें पेश किया जाता है उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। सेट विच इंक्लूड ऑल द मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द रिसर्चर, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ द इंटरेस्ट। मतलब जो हमारे इंटरेस्ट की जो हमें एनालिसिस के लिए ओवरऑल मेजरमेंट दी जाती है, उन सब की कलेक्शन को हम कहते हैं पॉपुलेशन। और जो सैंपल है वो पॉपुलेशन का सबसेट होता है। ठीक है, ये आप डायग्राम से देख सकते हैं। मसलन ये हमारे पास सारे कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट्स है, और इसमें जो हमारा सैंपल होगा जिसकी हम एनालिसिस करेंगे हमारे पास सिर्फ यही कुछ होगा, और ये सारी क्या होगी? पॉपुलेशन होगी। मसलन हमें ना दे दिया जाता है 2 किलोग्राम आटा दे दिया जाता है, उसकी हमने सैम्पलिंग करनी है। तो वो जो 2 किलोग्राम आटा वो हमारी क्या है? पॉपुलेशन। और हम उसमें से कोई 20-25 ग्राम उठाते हैं, तो जो 20-25 ग्राम हम उठाते हैं वो हमारा क्या होगा? सैंपल होगा। तो जो 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम है वो हमारा क्या है? पॉपुलेशन है। इस तरह हमारे पास न्यूट्रिशन की टर्म में आ जाते हैं, तो हमें कुछ फ्रूट वगैरह दे दिए जाते हैं, तकरीबन 5-10 किलो दे दिए जाते हैं, तो उसकी हमने एनालिसिस करनी होती है। तो जो 5-10 किलो हैं वो हमारी क्या होगी? पॉपुलेशन होगी। और वहाँ से जो हम पिक करेंगे एक-एक हर फ्रूट में से हम एलिमेंट ले लेंगे, तो वो हमारा क्या होगा? सैंपल होगा। इन अदर वर्ड्स जो हमारा सैंपल होता है वो एक पॉपुलेशन का सबसेट, मतलब छोटा सेट होता है, और जो पॉपुलेशन होती है ये लॉन्ग टर्म होती है, बड़ा सेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेंसस सैंपल। अब जो सैंपल होता है वो सब सेट होता है, लेकिन बाज़ का तो हमारे पास इस तरह होता है कि जो हमारे पास पॉपुलेशन मौजूद होती है, हमने मुकम्मल पॉपुलेशन की एनालिसिस करनी होती है, और वो पॉपुलेशन भी उतनी होती है, और जिसका सैंपल सिलेक्ट किया जाता है वो भी उतना ही होता है। मतलब सारी पॉपुलेशन सैंपल भी वही होती है और पॉपुलेशन भी वही होती है। हमें मुकम्मल पॉपुलेशन की इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेंसस सैंपल कहते हैं। A census study occurs if the entire population is very small or it is reasonable to include the entire population। ये तब होता है जब वो जो पॉपुलेशन है या तो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होती है, मिन्यूट होती है, या फिर इस तरह होता है वो जो हमारे पास पॉपुलेशन होती है उस वो काफ़ी ज़्यादा हिट्रोजीनस होती है। तो उसमें हमें ये ज़रूरी होता है कि हम सारी पॉपुलेशन को उसमें शामिल करें। तो जो सैंपल हम उससे हासिल करेंगे उसको हम कहते हैं सेंसस सैंपल। It is called census sample because data is gathered on every member of population, क्योंकि जो मेंबर का हर पॉपुलेशन का हर मेंबर होता है ना, उसके मुतल्लिक हमें सारा डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, हर मेंबर के मुतल्लिक हमें डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, तो इसको हम कहते हैं सेंसस सैंपल। अब रिसर्च की टर्म में पॉपुलेशन हम किसको कहते हैं? इट डज़ नॉट नेसेसरली मीन अ नंबर ऑफ पीपल। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ नंबर ऑफ पीपल ही हो उसको हम पॉपुलेशन कहें। ये कलेक्टिव टर्म है जो डिस्क्राइब करती है टोटल क्वांटिटी ऑफ थिंग्स को, और टाइप विच आर द सब्जेक्ट ऑफ जो स्टडी। मतलब हम जो भी किसी चीज़ को स्टडी करें, कोई भी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, उसकी जो कलेक्शन है उसको पॉपुलेशन कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ लोगों की जो नंबर है उस कलेक्शन को हम पॉपुलेशन कहें। जो भी चीज़ हमारे अंडर इन्वेस्टिगेशन है जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं, उसका जो मुतल्लिक मुकम्मल डाटा भी हो सकता है, उसके मुतल्लिक जो मुकम्मल थिंग्स हैं जो उसमें यूज़ हो रही हैं, वो उसमें इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं, या इस तरह मतलब काफ़ी चीज़ों का जो कलेक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स अबाउट विच वी विश टू मेक एन इन्फ्रेंसेस, मतलब उन एलिमेंट्स की कलेक्शन, उनका इकट्ठ जिनके मुतल्लिक हम कोई इन्फ्रेंस बनाना चाह रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। और एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट होता है जिसकी मेजरमेंट हम ले रहे होते हैं, और जो सारे एलिमेंट होते हैं वो मिलकर क्या बना रहे होते हैं? पॉपुलेशन बना रहे होते हैं। इस वजह से जो पॉपुलेशन है वो ऑब्जेक्ट्स को भी कंटेन करती है, ऑर्गेनाइजेशन को भी कंटेन करती है, पीपल और इवन इवेंट्स, मतलब मुख्तलिफ इवेंट्स को अगर इकट्ठा कर दें तो इवेंट्स की भी पॉपुलेशन बन जाती है। अगर लोगों को इकट्ठा कर
दिया जाए मुख्तलिफ को तो उनकी भी पॉपुलेशन बन जाती है। इस तरह अगर ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ तरह के शामिल कर लिए जाएँ तो उनकी भी एक पॉपुलेशन होती है। और इस तरह सेम मैनर अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा कर लिया जाए सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स को, उनकी भी एक क्या होती है, पॉपुलेशन होती है। तो पॉपुलेशन आपको पता होना चाहिए कि एक ब्रॉड टर्म है जो हमारे अंडर इन्वेस्टिगेशन हो, जिसकी हम एनालिसिस करना चाह रहे हों, या ऐसी थिंग्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे लोग या ऐसे इवेंट्स जिनकी हमारे पास कलेक्शन मौजूद हो, उसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो सैंपल और सैम्पलिंग में यूज़ होती हैं। सबसे पहले तो सैम्पलिंग यूनिट्स हैं। ये क्या होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग कलेक्शन। नॉन ओवरलैपिंग कलेक्शंस का मतलब है जो हर यूनिट्स होता है उसकी एक अलहदा से वैल्यू होती है। हम एक यूनिट को दूसरे में डिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं और हर एलिमेंट की एक अलहदा से पहचान होती है। और ये सारे जो एलिमेंट होते हैं इन्होंने इकट्ठा होकर एक मुकम्मल पॉपुलेशन को बना रहे होते हैं। और ये कोई भी यूनिट को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस तरह जो हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम होता है वो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स को क्या करता है, उसकी लिस्ट उसके पास होती है। मतलब आप इस तरह समझ लो जो सैम्पलिंग यूनिट्स हैं वो मिलकर बनाते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग यूनिट्स हमारे पास नॉन ओवरलैपिंग कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होती है। मतलब एक इनकी हर एक यूनिट की अलहदा पहचान होती है, उनको एक दूसरे के ऊपर डिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता। वो नॉन ओवरलैप्ड होते हैं, अलग-अलग से मौजूद होते हैं और वो मिलकर क्या बना रहते हैं, पॉपुलेशन को बना रहे होते हैं। और जो हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम होता है वो सैम्पलिंग यूनिट की अगर हम लिस्ट को इकट्ठा कर दें तो हमारे पास क्या बन जाता है, सैम्पलिंग फ्रेम बन जाता है। और जो सैंपल होता है वो सैंपल यूनिट की कलेक्शन होती है जो हम सैम्पलिंग फ्रेम से ड्रा कर रहे होते हैं। मतलब उसमें जो सैम्पलिंग फ्रेम के अंदर सारे यूनिट्स मौजूद हैं ना सैंपल के, उसको तो हम कहेंगे सैम्पलिंग फ्रेम या मतलब पॉपुलेशन कहेंगे जो उसमें मौजूद है। और उसमें से हम अगर कुछ यूनिट्स उठा लेते हैं, चंद एक यूनिट उठा लेते हैं, फ्यू यूनिट्स उठा लेते हैं, तो उसको हम कहेंगे अपना सैंपल हमारे पास प्रिपेयर हो गया। तो जो हमारा सैंपल होता है वो कलेक्शन होती है सैम्पलिंग यूनिट्स की जो हम सैम्पलिंग फ्रेम से ड्रा कर रहे होते हैं। उसके लिए हम सारे सैम्पल यूनिट्स ड्रा नहीं करते हैं, बस कुछ ड्रा कर लेते हैं, उसका कोई 5-10% हिस्सा ड्रॉ कर लेते हैं, वो हमारा क्या होता है, सैंपल होता है। मुकम्मल सैंपल फ्रेम से हम सारे यूनिट्स ड्रॉ नहीं करते हैं। और पैरामीटर हमारे पास क्या होती है, किसी भी पॉपुलेशन की जो न्यूमेरिकल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। और स्टैटिस्टिक क्या होती है, ये होती है न्यूमेरिकल करैक्टरिस्टिक, किसी भी सैंपल की जो न्यूमेरिकल करैक्टरिस्टिक होती हैं उनको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इन दोनों टर्म के दरमियान आपने देखना है डिफरेंस है, एक चीज़ का डिफरेंस है। अगर हमारे पास पॉपुलेशन की न्यूमेरिकल करैक्टरिस्टिक्स होंगी तो उनको हम पैरामीटर कहेंगे। अगर हमारे पास सैंपल की न्यूमेरिकल करैक्टरिस्टिक्स होंगी तो उनको हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। उसके बाद है वाई सैम्पलिंग। हमें सैम्पलिंग करने की ज़रूरत क्यों है, तो आपको पता होना चाहिए सैम्पलिंग करने की हमें इसलिए ज़रूरत है, हमारे पास जो पॉपुलेशन होती है ना उसका हम हर यूनिट का अलग-अलग से एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। अगर उसका हम एनालिसिस करना भी चाहें तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करना पड़ेगा और ऊपर से पैसे भी काफ़ी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगे। इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम हर यूनिट का अलग-अलग से एनालिसिस करें। तो हमें सैम्पलिंग करने की इसलिए ज़रूरत होती है कि हम चाहते हैं कि हमारे पैसे भी कम लगें, हमें डेटा भी मिल जाए, हम एनालिसिस भी कर पाएँ, हमारा टाइम भी बच जाए और हम जल्दी से रिज़ल्ट भी निकाल कर दे दें। तो ये है सैम्पलिंग की हमें ज़रूरत क्यों होती है। तो मैं रीडिंग कर देता हूँ, द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज़ रियली टू लार्ज। बाज़ औक़ात इस तरह होता है जो हमें पॉपुलेशन दी गई होती है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती है, तो उसको हम अलहदा से हर मेंबर को फिर स्टडी नहीं कर सकते हैं, अलहदा हर मेंबर की अलहदा से एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से इस वजह से एक सैंपल चूज़ किया जाता है केयरफुल तरीके के साथ, तो जो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसको डिनोट कर रहा होता है। उसके अंदर उसकी सारी पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं। तो जो सैंपल होता है वो सारी पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स को डिनोट कर रहा होता है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। हमने पॉपुलेशन इस तरह से सिलेक्ट करना होता है भाई जो बाकी सारी पॉपुलेशन है
की करैक्टरिस्टिक्स उस सैंपल के अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो जब हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं तो इसके हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती हैं, लेस कॉस्ट, हमें जो पैसे हैं वो हमारे कम ज़ाया होते हैं। और जो हमारा सेकंड इसका है बेहतरीन फ़ायदा है वो है लेस फील्ड टाइम, हमें उस फील्ड में टाइम कम लगाना होता है, और टाइम कम लगता है तो हम वो टाइम कहीं और, वो इनपुट कहीं और पे दे सकते हैं, कोई और एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, और जो एक्यूरेसी है वो भी ज़्यादा आ जाती है इस वजह से जब हम सैंपल लेते हैं। क्योंकि हो सकता है अगर हम पूरी पॉपुलेशन का अलग-अलग से, हर यूनिट का अलग-अलग से एनालिसिस कर रहे हैं तो मे बी ज़्यादा एरर आने के चांसेस हैं। हर यूनिट के अंदर छोटा-छोटा भी एरर आए तो उसको हम अगर इकट्ठा करें तो काफ़ी बड़ा एरर बन जाता है। तो यहाँ पर एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हमारे पास सैंपल छोटा-सा हिस्सा होता है तो छोटा-सा भी एरर आता है। मतलब मुकम्मल पॉपुलेशन उसके मुताबिक हम रिप्रेज़ेंट कर लेते हैं। तो इस वजह से जब हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं तो जो हमारी एनालिसिस होती है उसकी एक्यूरेसी भी क्या कर जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। और फोर्थ इसका फ़ायदा जो है वो ये है, व्हेन इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी द होल पॉपुलेशन, जब हमारे पास पॉसिबल नहीं होता कि हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करें तो हम क्या करते हैं, सैंपल को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये अगेन वही दिया हुआ है, द नीड टू सैंपल, हमें सैम्पलिंग करने की ज़रूरत क्या है। सैम्पलिंग अ वैलिड अल्टरनेट टू सेंसस व्हेन, अब सेंसस जो होता है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो मुकम्मल जो पॉपुलेशन होती है उसकी अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं, हर यूनिट की एनालिसिस कर रहे हैं तो उसको हम सेंसस सैंपल कहेंगे। तो ये जो सैम्पलिंग होता है उस सेंसस का अल्टरनेटिव होता है। अल्टरनेट होता है, इस तरह अल्टरनेट होता है, ये एक हम छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं उसकी सैम्पलिंग करते हैं, इसकी बजाय कि हम मुकम्मल उसके सेंसस मुकम्मल पॉपुलेशन की इन्वेस्टिगेशन करें, हर यूनिट की इन्वेस्टिगेशन करें। जो सैम्पलिंग है वो हमें एक अल्टरनेटिव प्रोसीजर प्रोवाइड करता है कि हम सिर्फ एक दो यूनिट ही सिलेक्ट करके उनकी सैम्पलिंग कर रहे हैं और बाकी की जो है करैक्टरिस्टिक, बाकी की जो पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक, जिसका हमने एनालिसिस किया है उसके मुताबिक एज्यूम कर रहे हैं। तो ये एक सर्वे होता है मुकम्मल पॉपुलेशन का, इज़ इम्प्रैक्टिसेबल, एक इम्प्रैक्टिसेबल सर्वे होता है मुकम्मल पॉपुलेशन का। और बजट क्या करता है, हमारा कम हो जाता है, टाइम भी बच जाता है और जो रिज़ल्ट होते हैं वो भी हमें जल्दी से मिल जाते हैं। तो इस वजह से हम सैम्पलिंग करते हैं। व्हेन डूइंग अ सर्वे द क्वेश्चन इनविटेबली अराइज, जब हम सर्वे कर रहे होते हैं तो कौन कौन से क्वेश्चन हमारे जहन में आते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव एज द सैंपल द होल पॉपुलेशन, इन अदर वर्ड्स मतलब जो हमारे पास पॉपुलेशन मौजूद है उसका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हम किस तरह से लें। वो सिमिलर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स आ स्मॉल ग्रुप आर द केसेस दैट आर चूजन फॉर द सर्वे, जो हम सर्वे कर रहे हैं, जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम कौन सा ऐसा सैंपल लें जो मुकम्मल पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट कर रहा हो। तो उसके लिए भी कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ प्रोसीजर हैं। तो ये नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये दो क्वेश्चन है, मतलब जो सैम्पलिंग है वो हम कितनी करें, वो कितनी मिकदार में सैंपल लें कि वो पूरी पॉपुलेशन को डिनोट करें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिनोट करें, और किस तरह का हम सैंपल लें कि वो सारी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को डिनोट कर रहा है। ये मेन चीज़ है। उसके बाद है एक टर्म है टारगेट पॉपुलेशन। तो टारगेट पॉपुलेशन होती है वो पॉपुलेशन जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिसकी हम एनालिसिस कर रहे हैं, उस पॉपुलेशन को हम कहते हैं टारगेट पॉपुलेशन। जो हमारे अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिसकी हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं, या जिसका एनालिसिस करने का काम हमें दिया गया है, तो उस पॉपुलेशन को हम कहेंगे टारगेट पॉपुलेशन। तो the population to be studied where the investigator want to generalize his data, उस पॉपुलेशन जिसके मुताबिक जो इन्वेस्टिगेटर है, जो एनालिस्ट है, अपने रिजल्ट जनरलाइज करना चाहता है, अपने रिजल्ट निकालना चाहता है, उस पॉपुलेशन को हम कहते हैं टारगेट पॉपुलेशन। तो इट इज़ अ क्रिटिकल टू सक्सेस ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट टू क्लियरली डिफाइन द टारगेट पॉपुलेशन। और ये एक क्रिटिकल स्टेप है, एक क्रिटिकल प्रोसीजर है। सबसे पहले जो एनालिस्ट है उसको अपनी जो पॉपुलेशन है उसको डिफाइन
डिफाइन कर लेना चाहिए भाई टारगेट पॉपुलेशन उसके बाद कितनी मिकदार में मौजूद है, कितनी क्वांटिटी उसके पास मौजूद है और उसने उसमें से कितना सैंपल लेना है। जब उसको उस टारगेट पॉपुलेशन की मिकदार का पता होगा तो तभी वो उसके मुताबिक सैंपल ले पाएगा ना, वो कितना इस परसेंट उसका सैंपल लेगा। तो ये एक क्रिटिकल है, अगर कोई बंदा अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना चाहता है तो उसको टारगेट पॉपुलेशन की जो क्वांटिटी है उसका पता होना चाहिए। तो ये सैंपल सिलेक्ट जो करना है टारगेट पॉपुलेशन में, ये रिलाय करता है, डिपेंड कर होता है बंदे की लॉजिक पे और जजमेंट पे। बंदा किस तरह की किस तरह लॉजिकल है, किस तरह की उसकी थिंकिंग है, वेदर उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है या एम आई बस वो लगा हुआ है, या वो एक मतलब जजमेंटल बंदा है, वो उसके पॉपुलेशन में से अच्छे से सैंपल निकाल सकता है। तो ये रिलाय कर रहा था उस बंदे की लॉजिक्स के ऊपर और जजमेंट के ऊपर कि वो किस तरह का सैंपल ले रहा है। द पॉपुलेशन शुड बी डिफाइंड इन कनेक्शन विद द ऑब्जेक्टिव्स आर स्टडी। और जो पॉपुलेशन होती है वो सारी क्योंकि डिफाइन की जाती है सिर्फ सैंपल की जो हम स्टडी कर रहे थे उसके ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से। तो इस वजह से ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि टारगेट पॉपुलेशन जो हमारी है उसकी हमें क्वांटिटी का भी पता होना चाहिए। इसके लिए हम लॉजिक या जजमेंट यूज़ करेंगे और इस वजह से हमें ये जहन में रखना चाहिए जो हमारी पॉपुलेशन है उसको हम डिफाइन करते हैं सैंपल की कनेक्शन के लिहाज से। जो हम सैंपल एक सिलेक्ट करते हैं उसकी एनालिसिस करते हैं, उसके रिजल्ट निकालते हैं, उसके मुताबिक ही हम मुकम्मल पॉपुलेशन को एज्यूम कर लेते हैं। तो जो हमारे पास सैम्पलिंग यूनिट होता है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, यहाँ से हम सैंपल को क्या कर रहे होते हैं, सिलेक्ट कर रहे होते हैं। इसको हम सैम्पलिंग फ्रेम भी कह सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ ऑल दी सैम मतलब वो सैम्पलिंग यूनिट्स जो फ्रेम के अंदर मौजूद हैं, एक जगह मौजूद है, उन सबको अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो वहाँ बन जाएगा हमारा सैम्पलिंग फ्रेम। और जो हम कुछ यूनिट्स वहाँ से ले रहे होते हैं उनको हम कहते हैं सैम्पलिंग यूनिट्स। और जो हमारा सैम्पलिंग स्कीम होती है ये हमारे पास एक मेथड होता है कि हमने किस तरह सैंपल को है सिलेक्ट करना है सैम्पलिंग फ्रेम से। तो सैम्पलिंग यूनिट जो है वो एक छोटा सा बेसिक यूनिट होता है, सैंपल का बेसिक सा यूनिट होता है। और जो सैम्पलिंग फ्रेम होता है जो सारे सैंपल यूनिट्स होते हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। और सैम्पलिंग स्कीम होती है जो हमारा मेथड होता है, हमारा टेक्निक होती है कि हमने पॉपुलेशन में से सैंपल किस तरह सिलेक्ट करना है, वो हमारी होती है सैम्पलिंग स्कीम। तो ये हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम दिया गया है, ये पॉपुलेशन है, इसमें से हम कुछ उठाते हैं, ये हमारा सैम्पलिंग फ्रेम होता है। और फिर हम सैम्पलिंग फ्रेम में 3-4 बंदों को उठाया, ये हमारा क्या बन जाएगा, सैंपल बन जाएगा। पॉपुलेशन देखें ये कितनी है, ये पॉपुलेशन में हर एक जो बंदा है ये एलिमेंट है। यहाँ पर सैम्पलिंग फ्रेम में से जो हर एक बंदा है यहाँ एक सैम्पलिंग यूनिट है और जो 4 यूनिट उठाकर हमने ये लगाए हुए हैं ये हमारा सैंपल है। यहाँ पर जो पॉपुलेशन का बेसिक यूनिट है वो क्या है, आपको याद रखना होगा, एलिमेंट है। और सैम्पलिंग फ्रेम का जो बेसिक यूनिट है वो है सैम्पलिंग यूनिट, और जो सैंपल का बेसिक यूनिट है वो है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है। तो सैम्पलिंग फ्रेम का आपको पता चल गया है। विद इन द पॉपुलेशन देयर विल प्रोबेबली बी ओनली सर्टेन ग्रुप्स दैट विल बी ऑफ इंटरेस्ट टू योर स्टडी, दिस सिलेक्टेड कैटेगरी इज योर सैम्पलिंग फ्रेम। यहाँ पर पॉपुलेशन में आपको चंद एक लोगों को यहाँ से मिसाल दो, मैंने ये दरमियान से रैंडमली सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। ये जो मैंने पॉपुलेशन से उठाए हैं उनको हमने सैम्पलिंग फ्रेम में लगा दिया, ठीक है। और जब यहाँ पर लगा लिया फिर मैंने देखा यार मेरे पास बजट इतना कम है, अब इनको तो मैं अलग स्टडी नहीं कर सकता, 3-4 ही मुझे चाहिए, मेरे पास 3-4 कोई अफोर्ड करने के पैसे हैं। तो फिर मैंने फर्दर यहाँ से 4 बंदों को उठाया, उनको सैंपल के अंदर डाल दिया। तो ये सैम्पलिंग फ्रेम होता है और ये सैंपल होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स। सैम्पलिंग टेक्निक्स ये टाइप ऑफ सैम्पलिंग भी होती हैं, मतलब हमें किस किस तरह से सैंपल को सिलेक्ट करना है, किस तरह की सैम्पलिंग हम कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। तो सैम्पलिंग मेथड्स दो तरह के होते हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होता है और दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होते हैं। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होते हैं वो फिर से 4 तरह के होते हैं, एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स हैं वो फिर से ये भी 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल और प्रपोसिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड क्यूटर सैम्पलिंग। इनको हम एक एक करके देखेंगे।
सैम्पलिंग की दो मेन टाइप्स हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल एंड प्रोबेबिलिटी सैंपल। ये कुछ टर्म है जो आपको सैम्पलिंग की टाइप पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। जो हमारे पास होमोजीनस होते हैं, इसके अंदर ऑल केसेस आर सिमिलर, इनके अंदर जो बेसिक यूनिट्स होते हैं, सैम्पलिंग यूनिट्स होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर के अंदर वो सारे सेम होते हैं। मसलन हमारे पास एक बोतल शराब की बोतल है, आना प्रोडक्ट लाइन के ऊपर मौजूद है, तो इसके अंदर सारे जो यूनिट्स हैं वो सेम है। इस तरह स्ट्रेटिफाइड होता है, स्ट्रेटिफाइड कंटेन स्ट्रेटा और लेयर्स। स्ट्रेटिफाइड जो हमारे पास सैंपल होता है उसके अंदर ये स्ट्रेटा मौजूद होते हैं, ये लेयर्स मौजूद है। स्ट्रेटा नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, ये टर्म भी आपको समझ आ जाएगी। आप सिंपली ये याद रखेंगे, स्ट्रेटिफाइड सैंपल होता है उसके अंदर छोटी छोटी लेयर्स मौजूद होती हैं। मसलन इसकी एग्जांपल है पीपल विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, मतलब कुछ लोग हैं, हर एक की अलहदा से इनकम है, मुख्तलिफ तरह की इनकम है। एक की 10,000 है, एक की 20,000 है, दूसरे की 25,000 है, तीसरे की 40,000 है। इस तरह मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, उनकी हर एक की डिफरेंट इनकम है। तो इस तरह हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में भी हम इस तरह की सैम्पलिंग करते हैं, वही एक लेयरिंग के साथ करते हैं। मतलब 10 से शुरू करेंगे, पहले 10,000 वाला बंदा जिसकी सैम्पलिंग इनकम है, फिर 20,000 वाला, फिर 25 वाला, फिर 30, इस तरह की मतलब लेयर बाय लेयर चलेंगे। इस तरह कुछ लोग जो होंगे इनमें से उनकी लो होगी इनकम, काफ़ी ज़्यादा कम होगी, मसलन 10,000 वाले की बिल्कुल ही कम है, फिर 25,000 वाले की मीडियम है, और जो 1 लाख तक जिसकी पहुंच जाती है उसकी हाई होती है। तो ये इनके लेवल होते हैं स्ट्रेटिफाइड में, लेयर बाय लेयर इंक्रीमेंट हो रहा होता है। उसके बाद होते हैं प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड। ये एक मतलब प्रोपोर्शन के साथ बढ़ रही होती है, एक तरतीब के साथ बढ़ रही होती है। कंटेंट स्टेटा ऑफ द नॉन प्रोपोर्शन, मतलब एक जानी पहचानी जो प्रोपोर्शंस होती हैं, इस तरह की ये लेयर्स कंटेन करता है। मसलन इसकी एग्जांपल क्या है, परसेंटेज ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटीज़, मतलब मुख्तलिफ तरह की कौमियत के जो लोग हैं वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी क्या परसेंटेज है। मुस्लिम स्टूडेंट की कितनी परसेंटेज है। आप एक यूनिवर्सिटी ले लो यार, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ले लो, तो उसके अंदर आपने देखना है भाई वहाँ पर जो मुस्लिम स्टूडेंट हैं उनकी वहाँ पर परसेंटेज कितनी है। मसलन उनकी 90% होगी, 7-8% इस तरह ईसाई होंगे, 2-3% कोई और मज़हब के होंगे। आपने वहाँ पर नेशनैलिटीज़ देखनी है, या आप नेशनलिटीज़ सिर्फ देखनी है भाई, उसमें 90% पाकिस्तानी हैं, 5-7% चाइनीज़ हैं, 2-3% ऑस्ट्रेलियन है। मतलब ये आपने देखना है कि वो कितनी कितनी परसेंट कौन सी नेशनैलिटीज़ हैं। तो ये अब हमारे पास होता है प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। उसके बाद ग्रुप बाय टाइप सैम्पलिंग क्या होती है, कंटेन्स डिस्टिंक्टिव ग्रुप्स, हर एक के अलग-अलग एक मखसूस ग्रुप होते हैं। इनकी एग्जांपल है ऑफ अपार्टमेंट बिल्डिंग, टावर्स, स्लैब्स, विलास, टेनमेंट ब्लॉक्स। मतलब टावर्स होते हैं उनकी एक अलग से ग्रुप है, स्लैब्स का अलग से, विलास जो हमारे पास होते हैं उनका अलग से ग्रुप है, इस तरह टेनमेंट ब्लॉक्स के अलग से ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद ग्रुप बाय लोकेशन, डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू वेयर दे आर, इनका वहाँ पर डिस्टिंक्टिव ग्रुप से ग्रुप बाय टाइप में। अब ग्रुप बाय लोकेशन में इनके ग्रुप तो डिफरेंट होंगे ही, लेकिन इनकी लोकेशन भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, और वो जो ग्रुप होंगे उनकी लोकेशन के हिसाब से होंगे। मसलन जो एनिमल्स हैं, इंसान किस तरह कौन सी हैबिटेट में रहते हैं, डिजर्ट एनिमल्स कौन कौन से हैं, इस तरह इक्वेटिक एनिमल्स कौन कौन से हैं। ये जो एनालिसिस है ये ग्रुप बाय लोकेशन है, लोकेशन के हिसाब से हम ग्रुप कर रहे हैं। और जो वो ग्रुप बाय टाइप है वो हम कर रहे हैं उनकी टाइप से, उनकी आपस में करेक्टरिस्टिक्स की बिना पर, कौन सी टाइप है। मसलन इंसान अलहदा से, हॉर्सेस अलहदा से, इस तरह कोस अलहदा से, बफेलोस अलहदा से, वो टाइप की बिना पर ग्रुप बाय टाइप होगी। और जो ग्रुप बाय लोकेशन होगी वो हर चीज़ की लोकेशन के साथ, मसलन ट्रिस्टियल एनिमल्स कौन से हैं, एक्वेटिक एनिमल्स कौन से हैं, और डिजर्ट एनिमल, ये ग्रुप बाय लोकेशन होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। वो कुछ स्टेप्स वो ने आपको बता दिए हैं, वो जो अक्सर यहाँ पर यूज़ होंगे। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है टेक्निक गिव द मोस्ट रिलायबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल पॉपुलेशन, जो मुकम्मल पॉपुलेशन का मोस्ट रिलायबल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो एक्सेप्ट किया जा सकता है, इस तरह प्रेजेंट करती है। जो डाटा मिलता जुलता होता है, जो ज़्यादा एक्सेप्टेड होता है मुकम्मल पॉपुलेशन के साथ, उसको हम कहते हैं
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें जो हर मेंबर पॉपुलेशन का है उसका नॉन ज़ीरो मतलब सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं। मतलब कोई ऐसा मेंबर नहीं होता भाई जिसका ये चांस ना हो कि भाई उसको सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। हर मेंबर जो होता है, हर सैम्पलिंग यूनिट जो होता है, उनको उम्मीद होती है कि हम सिलेक्ट हो जाएंगे। मतलब हर एक की एक जैसी ही प्रोबेबिलिटी होती है सिलेक्ट होने की सैंपल में। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स होती हैं इसमें कुछ जो होते हैं उनकी रिलाइंग ऑन द जजमेंट ऑफ द रिसर्चर। इसमें जो रिसर्चर होता है उसकी जजमेंट के ऊपर डिपेंड कर होता है और वो खुद से सिलेक्ट कर रहा होता है, अपनी कन्वीनियंस के लिए सिलेक्शन करता है। तो इसमें जो हर मेंबर होता है उसकी इक्वल चांसेस नहीं होते हैं सिलेक्ट होने के, हर मेंबर के डिफरेंट चांसेस होते हैं। मसलन एक बंदा है वो देखता है कि कौन से यहाँ पर सैंपल्स हैं जो आसानी से मेरे से कन्वीनियंटली मुझसे ना सैंपल हो जाएंगे, तो वो उन्हीं को सिलेक्ट करता है। जो ज़्यादा मुश्किल है उनके बिल्कुल चांसेस ही नहीं होंगे, वो उनको सिलेक्ट ही नहीं करेगा। तो नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स में जो हर सैम्पलिंग यूनिट होता है उनके सिलेक्ट होने सैंपल में सिलेक्ट होने के चांसेस ज़ीरो और नॉन ज़ीरो नहीं होते, बराबर नहीं होते हैं, मुख्तलिफ तरह के होते हैं। हर सैंपल मेंबर खुद से जितना ज़्यादा कन्वीनियंट होगा वो जो एनालिस्ट होगा वो खुद कन्वीनियंट सब्सटेंस को सिलेक्ट सैम्पलिंग यूनिट को सिलेक्ट करेगा। और जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसमें हर सैम्पलिंग यूनिट के सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं। मसलन ये 3 बंदे इसमें सिलेक्ट किए हैं एक एनालिस्ट ने, तो ये कौन सी है, ये है नॉन प्रोबेबिलिटी सिलेक्टिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स है। इसने अच्छी तरह से यहाँ पर जजमेंट की, अच्छी तरह से मुशाहिदा किया, इसको ये 3 बंदे ही अच्छे लगे तो इसने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, बाकियों को सिलेक्ट नहीं किया। तो ये हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन है। प्रोबेबिलिटी सैंपल्स क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपल्स को सिंपली रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। ईच सब्जेक्ट हैज अ नॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। हर जो सब्जेक्ट होता है ना उसके सिलेक्ट होने का इक्वल चांस होता है। ये अलाउ करता है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग थ्योरी टू रिजल्ट जनरलाइज करने के लिए और हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एप्लीकेशन स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती क्या है। इट इज़ अ सैम्पलिंग टेक्निक इन विच सैंपल फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन आर चूजन यूजिंग अ मेथड बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। और जो प्रोबेबिलिटी की थ्योरी है उसके मुताबिक यही है कि हर जो सब्सटेंस है उसके सिलेक्ट होने का इक्वल चांसेस हैं। इसमें जो सब्सटेंस सिलेक्ट किए जाते हैं वो एक थ्योरी की बेस पे किए जाते हैं जिसको हम थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मतलब हर सब्सटेंस के सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होंगे। For a partisan to consider as a probability sample, he or she must be selected using a random selection। मतलब रैंडमली सिलेक्ट कर लिया जाएगा। कुछ बंदों को देख वो हमारे पास एक सैम्पलिंग यूनिट उसके अंदर सैंपल मौजूद है, तो जो एक एनालिस्ट है उसने आकर ना एक कहीं से उठा लिया, कहीं से इस तरह ना उसने रैंडमली कुछ 3-4 सैंपल 3-4 वहाँ से सैम्पलिंग यूनिट उठाकर सैंपल एक अपना कलेक्ट कर लिया। तो वहाँ पर यूनिट्स को तो नहीं पता था ना, वहाँ पर जजमेंट लगाई गई है भाई कौन सा सिलेक्ट होना है, तो वहाँ पर हर एक का इक्वल चांस है। जो हाथ के नीचे आ गया उसने उसको उठा लिया और वो उसने अपने सैंपल के अंदर डाल दिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज दैट एवरीवन इन योर पॉपुलेशन हैज अ नॉन एंड इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टिंग। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये एक इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की कि हर जो यूनिट होता है पॉपुलेशन का उसका नॉन या नो मतलब नॉन ज़ीरो और इक्वल चांस होता है भाई सिलेक्ट होने का। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज स्टैटिस्टिकल थ्योरी, ये स्टैटिस्टिकल थ्योरी को यूज़ करती है जिसको हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी कहते हैं, टू सिलेक्ट रैंडमली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग लार्ज पॉपुलेशन एंड देन प्रेडिक्ट दैट ऑल देयर रेस्पॉन्सेज टुगेदर विल मैच द ओवरऑल पॉपुलेशन। उसके बाद उसकी एनालिसिस कर ली जाती है। प्रोबेबिलिटी सैंपल्स की नेक्स्ट फिर से 4 टेक्निक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है,
जिस तरह के इसका नेम सजेस्ट कर रहा है कि हमने रैंडमली कुछ लोगों को, कुछ यूनिट्स को सिलेक्ट कर लेना है। एज ए नेम सजेस्ट इज अ completely random method of selecting the sample. This sampling method is as easy as assigning number to the individual sample and then randomly choosing from those members through an automated process. मसलन ये हमारे पास पॉपुलेशन मौजूद है, तो हमने सिंपल रैंडम सिलेक्शन कैसे करनी है, इनको हमने दे देना है नंबर। यहाँ से हमने एक नंबर उठा लिया, फिर यहाँ से 7 उठा लिया, फिर 12 उठा लिया, फिर 14 उठा लिया, फिर 15 उठा लिया, हमारे पास 100 तक नंबर, मतलब हमने रैंडमली कोई से नंबर सेलेक्ट कर लिया, उनको उठाकर हमने अपने सैंपल में डाल दिया। यहाँ पर पॉपुलेशन खड़ी है, मैं इस तरह करता हूँ, पहले ये टकलूसा उठा लेता हूँ, फिर ये पीले बालों वाला उठा लेता हूँ, फिर यहाँ पर ये टकली सी उठा लेता हूँ। मतलब इस तरह होता है, आपने रैंडमली जो भी आपको अच्छा लगे आपने सिलेक्ट करके वहाँ पर लगा देना है, ये आपका सैंपल बन जाएगा। ये आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होगी, आपने रैंडमली कोई सी पॉपुलेशन में से कोई सी भी यूनिट उठा लेनी है। तो रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, प्यूरेस्ट फॉर्म होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को रैंडम सैम्पलिंग से ही डिनोट किया जाता है, जो मेन इसकी टाइप है। इस मेरा जो पॉपुलेशन है इसमें भी इक्वल चांस होता है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी की टाइप है। वैन देयर आर लार्ज पॉपुलेशन, जब काफ़ी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, डिफिकल्ट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है हर मेंबर को आइडेंटिफाई करना, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, रैंडम सिलेक्शन, रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई कर देते हैं। यू कैन यूज सॉफ्टवेयर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मिनी टैब टू जनरेट रैंडम नंबर और टू ड्रा डायरेक्टली फ्रॉम कॉलम, कॉलम से भी ड्रा कर सकते हैं। मतलब जब हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है कि हम वहाँ पर जज नहीं कर सकते कौन सा सैम्पलिंग यूनिट उठाएं, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से उनको नंबर असाइन कर देंगे, रैंडमली कोई नंबर सिलेक्ट कर लेंगे और उन्हीं को उठाकर हम अपने सैम्पलिंग के अंदर, सैंपल के अंदर डाल देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगी रैंडम सैम्पलिंग। ये रैंडम सैम्पलिंग की एग्जांपल आपको दी हुई है। मसलन ये मैंने मेरे पास एक पॉपुलेशन सी था, 1 से लेकर मैंने इसको 48 तक नंबरिंग कर दिया, ठीक है। जब 1 से 48 तक मैंने नंबरिंग कर दिया, तो मैंने रैंडमली 20 नंबर पहले उठा लिया, फिर 60 उठा लिया, फिर 29 उठा लिया, फिर 32 उठा लिया और फिर 40 उठा लिया, और ये मेरे पास बन गया 20, 27, 29, 32 और 40 का एक सैंपल बन गया। ये मेरे पास है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, ये है टेबल ऑफ रैंडम नंबर। ये कुछ रैंडम से नंबर मेरे पास हैं, मैंने इसको अरेंज कर दूं तो भी बेस्ट है, अगर अरेंज ना करूँ तो कोई बात नहीं। रैंडमली यहाँ से 5 उठा लिया, यहाँ से 1 उठा लिया, यहाँ से 8 उठा लिया, यहाँ से 6 उठा लिया, ये मेरे पास हो गया रैंडम सैम्पलिंग हो गई। रैंडम सैम्पलिंग आपने रैंडमली कोई भी नंबर उठा लेने हैं। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, इन्वॉल्व मेथड वेयर अ लार्जर पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप। जो आपके पास रैंड लार्जर पॉपुलेशन, मतलब लार्ज पॉपुलेशन से बड़ी पॉपुलेशन हो, मतलब और भी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन हो, तो आपने क्या करना है, उस पॉपुलेशन को क्या करना है, ग्रुप में डिवाइड कर देना है, ठीक है। ग्रुप में डिवाइड करने दैट यूजुअली डू नॉट ओवरलैप बट रिप्रेजेंट द इंटायर पॉपुलेशन, और इस तरह से डिवाइड करना है कोई जो ग्रुप है एक दूसरे को ओवरलैप भी ना करें, एक हर यूनिट दूसरे यूनिट को कोई यूनिट दूसरे यूनिट को छुपा ना रहो, हर यूनिट इक्वली आपको सामने नज़र आ रहा हो। उसके लिए वाइज सैम्पलिंग दिस ग्रुप्स कैन बी ऑर्गेनाइज एंड देन ड्रा अ sample from each group separately. A common method is arrange or classified by sex, age, ethnicity and similar ways. ये कुछ कॉमन मेथड है इस ग्रुप को अरेंज करने का, सेक्स की बुनियाद पर, एज की बुनियाद पर, एथनिसिटी की बुनियाद पर, और इस तरह काफ़ी ज़्यादा सिमिलर वेज है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग आपने करना क्या है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, तो आपने इन की बुनियाद पर उसको ग्रुप में अरेंज कर देना है। जब आपने ग्रुप में अरेंज कर देना है, तो आपने सिंपली हर ग्रुप में से कोई एक एक दो दो यूनिट्स उठा लेने हैं, उनको उठाकर आपने सैंपल बना देना है। ये आपके पास हो जाएगी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आप सिंपल उनको जो है आप पॉपुलेशन से उनको नंबरिंग कर रहे थे, वहाँ से रैंडमली उठा रहे थे। और जब आपके पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग आती है, वहाँ पर आपने क्या करना है, वो जो आपके पास लार्ज पॉपुलेशन होगी उसकी ग्रुपिंग कर लेनी है, और ग्रुप किस बुनियाद पर करने हैं, उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर कर देने हैं। और जब आप ग्रुप बना लोगे तो फिर वहाँ से आपने रैंडमली हर एक ग्रुप में से एक एक दो दो मेंबर उठा लेने हैं, वो आपका सैंपल बन जाएगा।
Stratified random sampling में क्या होता है? Stratified sampling is commonly used probability method that is superior to the random sampling because it reduce sampling error. ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से थोड़ा सुपीरियर है, अच्छे वाला है, क्योंकि ये एरर को क्या कर रहा होता है, कम कर रहा होता है। उसके अलावा स्ट्रेटम इज अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन दैट शेयर एटलीस्ट वन कॉमन कैरेक्टर सच एज मेल्स एंड फीमेल्स। और हम इसको स्ट्रेटम या ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, और जो स्ट्रेटम होता है पॉपुलेशन का एक सबसेट होता है, जिस तरह सैंपल एक सबसेट है, ये स्ट्रेटम भी पॉपुलेशन का एक सबसेट होता है। जो कम अज़ कम जो ग्रुप होता है या स्ट्रेटम होता है, कम अज़ कम एक आधी जो करेक्टरिस्टिक्स है एक दूसरे के साथ शेयर कर रहा होता है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं। मसलन मेल्स और फीमेल्स की कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक्स सेम होंगी, ठीक है। इसमें हमने करना क्या है, आइडेंटिफाई रिलेटिव स्ट्रेटम, उस रिलेटिव स्ट्रेटम उस करेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना है और उसके एक्चुअल उस पॉपुलेशन में उसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन करनी है। जब हमने उस करेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर लेना है तो उसकी बिना पर हमने कर देनी है उनकी ग्रुपिंग। जब हम उनकी ग्रुपिंग कर देंगे तो वहाँ से हमने फिर रैंडमली जाकर उठा लेने हैं अलग-अलग से यूनिट्स, और उनको हमने कर देने हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हमारे पास हो जाएगी। रैंडम सैम्पलिंग इज देन यूज्ड टू सिलेक्ट अ सफिशिएंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। हर स्ट्रेटम में से रैंडम आपने सैम्पलिंग कर लेनी है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग ऑफन यूज्ड व्हेन नो one or more of the stratum in the population have a low incidence related to the other stratum। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का आपको पता चल गया है। पहले आपने क्या करना, उसकी के अंदर जो सैम्पलिंग यूनिट्स हैं उनमें के जो सेम करेक्टरिस्टिक्स वाले हैं उनको सिलेक्ट करना है, और जो सेम करेक्टरिस्टिक्स वाले हैं उनकी क्या कर देनी है, ग्रुपिंग बना देनी है, यानी कि स्ट्रेटम बना देने हैं। जब उनको ग्रुपिंग कर देंगे तो वहाँ से आपने ना रैंडमली क्या करने हैं, एक एक दो हर ग्रुप में से उठाते जाना है, और जब आप वहाँ से एक एक दो दो हर ग्रुप में से उठा लोगे वो आपके पास एक सैंपल बन जाएगा, और इस तरह की सैम्पलिंग करने को हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ये एग्जांपल दी हुई है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की। मसलन आपके पास 800 मज़दूर हैं जो एक कंपनी में फुल टाइम काम कर रहे हैं, और 200 हैं जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने एक सैंपल सिलेक्ट करना है 100 मेंबर का, तो आप किस तरह करोगे, 800 आपके पास टोटल कितने थे, 1000 मज़दूर थे, तो आपने उनको एक कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर दो ग्रुप बना दिए। एक बना दिया 800 का जो आपके पास ग्रुप है वो क्या है, फुल टाइम काम कर रहे हैं, और 200 का जो ग्रुप है वो आपके पास कितना काम कर रहे हैं, हाफ टाइम काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। तो आपने देखा इन दोनों में रेशियो कितनी कितनी आ रही है, 4:1 आ रही है। तो आपने क्या करना है, 4 मेंबर यहाँ से सिलेक्ट करना है, 1 मेंबर यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो अगर इसका 1% सिलेक्ट करना है तो 20 आप मजदूर सिलेक्ट करोगे यहाँ पार्ट टाइम में से, और 80 मजदूर सिलेक्ट करोगे यहाँ से फुल टाइम वालों से। तो ये आपके पास होगी सिंपल स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगी। उसके बाद है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, ये भी एक प्रोबेबिलिटी सैंपल है, इन विच ईच सैंपल यूनिट इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। जो हर उसमें जो यूनिट होता है वहाँ पर जो रैंडम और स्ट्रेटिफाइड रैंडम थी वहाँ पर एक यूनिट अलग-अलग से मौजूद था, नॉन ओवरलैप था। अब यहाँ पर जो यूनिट है वो यूनिट भी नेक्स्ट खुद से एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, नेक्स्ट वो अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट कंटेन कर रहा है। तो इसके लिए आप करोगे क्लस्टर सैम्पलिंग। Effective under the following condition, a good sampling frame is not available or costly, while a frame listing cluster is easily obtained। जो एक अच्छा सैम्पलिंग फ्रेम होता है वो पहले तो अवेलेबल नहीं होता, अगर अवेलेबल हो भी सही तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, फ्रेम एक खुद से डिज़ाइन करते हैं जिसको हम क्लस्टर फ्रेम कहते हैं, वो हमें इजीली से ऑब्टेन भी हो जाता है और हम खुद से डिज़ाइन करते हैं। द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ऑब्जर्वेशन इंक्रीज एज डिस्टेंस सेपरेटिंग द एलिमेंट्स इंक्रीज। और जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन को ऑब्टेन करने की कॉस्ट है, कीमत है, वो हमारी इंक्रीज़ होती जाती है अगर उन एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या करता जाए, इंक्रीज़ करता जाए। जिस तरह वो यूनिट के अंदर एलिमेंट है जितने ज़्यादा वो करीब करीब रहेंगे वो हमारी कॉस्ट उतनी ज़्यादा कम आएगी। अगर वो एक दूसरे से ज़्यादा दूर दूर होंगे तो हमारी कॉस्ट क्या है, बढ़ती जाएगी। तो क्लस्टर क्लस्टर सैम्पलिंग की एग्जांपल है सिटी ब्लॉक्स, पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल हाउसिंग यूनिट्स। कॉलेज स्टूडेंट, मतलब कॉलेज स्टूडेंट हैं तो उनकी हमने सैम्पलिंग करनी है। अब कॉलेज स्टूडेंट के अंदर हर स्टूडेंट के मतलब स्टूडेंट के तो फिर कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके अंदर फिर डिपार्टमेंट होंगे, कुछ बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे,
अब जो स्टूडेंट थे वो क्या था, एक हर स्टूडेंट जो था वो एक क्या था, सैम्पलिंग यूनिट था। अब सैम्पलिंग यूनिट के अंदर फिर से एलिमेंट आ गए, कुछ बायोलॉजी के स्टूडेंट आ गए, कुछ जोलॉजी के स्टूडेंट है, कुछ बॉटनी के स्टूडेंट, कुछ केमिस्ट्री के स्टूडेंट, वो क्या उनके अंदर यूनिट्स आ रहे हैं। तो इनको हम क्या करते हैं फिर मसलन हॉस्पिटल के अंदर इलनेस मतलब कुछ मरीज़ पड़े हैं, तो उनमें अंदर फिर उनके अंदर जो हर मरीज़ है फिर उसकी अलग से कैटेगरी है, कोई किसी मर्ज का मरीज़ है, कोई किसी का, कोई किसका। इस तरह ऑटोमोबाइल है तो इसके सेट ऑफ 4 टायर्स, कोई टायर किसी तरह के हैं। जो आप सिंपल ये देख लो, जो ऑटोमोबाइल में गाड़ियों के आगे वाले टायर होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, जो पीछे वाले टायर होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। तो ये जो होता है, जो आपके पास सिंपल एक सैंपल यूनिट होता है, वो फिर नेक्स्ट आगे से एलिमेंट्स कंटेन कर रहा होता है। तो इसके लिए आप करते हो फिर क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर ग्रुप ऑफ सैम्पलिंग यूनिट क्लोज टू ईच अदर। इनमें जो क्लस्टर होता है वो ग्रुप होता है सैम्पलिंग यूनिट का, जो एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब करीब होते हैं। क्राउडिंग टुगेदर इन द सेम एरिया नेबरहुड, मतलब वो एक साथ ही जब वो होंगी करीब करीब, तो एक या एक दूसरे के साथ मौजूद होंगे, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड एरिया गैदर कर रहे होंगे या घेर रहे होंगे। तो ये होती है क्लस्टर सैम्पलिंग। तो आप किस तरह सैंपल करते हो, जब आप सैम्पलिंग करते हो तो उसका जो सारा क्लस्टर है उसको भी सैंपल करते हो। मसलन आपने यहाँ से सिलेक्ट किया है, ये घर दिए हुए हैं, ठीक है, लाल कलर का घर सिलेक्ट किया है, तो आपने ये चारों घर लाल कलर के सिलेक्ट किए हैं। मसलन यहाँ पर आपने घर सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर भी चारों कलर के आपने लाल घर सिलेक्ट करने हैं। अगर आप यहाँ पर ये दूसरे कलर का घर सिलेक्ट करेंगे तो आपको चारों के सारे के सारे वही सिलेक्ट करने पड़ेंगे। इस तरह आप एक कॉलेज के अंदर अगर स्टूडेंट सिलेक्ट करते हो, एक बायोलॉजी का स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, तो आपको सारे जो हैं क्लस्टर सैम्पलिंग के लिए सारे बायोलॉजी के स्टूडेंट ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे। मतलब आपने जो सैंपल सिलेक्ट करना है पॉपुलेशन में से, उसको उसके सारे एलिमेंट्स के साथ सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये होगी क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग दो तरह की होती है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होती है। तो सिंपल जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है उसमें ना पहले आपने वो पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड कर देना है। ग्रुप में डिवाइड करने के बाद फिर आपने ना देखना है कि जो सेम एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं उनको आपने सिलेक्ट कर लेना। तो ये हो जाएगी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग आपने उसको स्टेज बना लेनी है, मतलब हार को डिवाइड करते जाना है और एक अलग अलग स्टेज पर उनको सिलेक्ट करते जाना है। जहाँ जहाँ पर सेम एलिमेंट आ रहे होंगे उनको आपने सिलेक्ट करते जाना है। तो ये होगी मल्टी स्टेज। इसमें आपके काफ़ी ज़्यादा स्टेजेस लगेंगे सिलेक्शन करने में। स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैम्पलिंग में डिफरेंस होता है। जो स्ट्रेटिफाइड होती है इसको सिर्फ फ्यू मतलब चंद एक सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, और जो होती है ना क्लस्टर सैम्पलिंग, इसको काफ़ी ज़्यादा मैनी सब ग्रुप्स में मतलब बहुत ज़्यादा सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। और इसमें जो हर सब ग्रुप होता है वो काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट कंटेन कर रहा होता है स्ट्रेटिफाइड में। लेकिन ये क्लस्टर में जो एक सब ग्रुप होता है वो सिर्फ फ्यू चंद एक एलिमेंट कंटेन कर होता है। इस तरह स्ट्रेटिफाइड के अंदर जो सब ग्रुप्स होते हैं, सब ग्रुप्स आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया, एक तरीके के तहत सिलेक्ट किए जाते हैं। और यहाँ पर जो क्लस्टर सैम्पलिंग होती है, सब ग्रुप्स अगर सम क्राइटेरिया ईज आर अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा कलेक्शन, यहाँ पर आसानी के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। वहाँ पर जो सिलेक्ट किए जाते हैं वेरिएबल मतलब मुख्तलिफ तरह के ग्रुप सिलेक्ट किए जाते हैं। वहाँ पर कोई मतलब चेंजेस होती हैं, बंदे को खुद को नहीं पता होता वो किस तरह सिलेक्ट कर रहा होता है। लेकिन जो क्लस्टर सैम्पलिंग होती है ये आसानी के लिए सेम तरह के यूनिट सिलेक्ट किए जाते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है, इनमें होमोजेंसिटी होती है, वो विद इन सब ग्रुप्स के अंदर होमोजेंसिटी होती है। और यहाँ पर जो क्लस्टर सैम्पलिंग है यहाँ पर सब ग्रुप्स के अंदर हेट्रोजेंसिटी हो रही होती है। और यहाँ पर जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है यहाँ पर जो हेट्रोजेंसिटी है ये सब ग्रुप्स के दरमियान होती है। और क्लस्टर में जो हेट्रोजेंसिटी है ये सब ग्रुप्स के यहाँ पर भी सब ग्रुप्स के दरमियान ही होती है। और चॉइस ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम विद इन ईच सब ग्रुप्स, और यहाँ पर जो होती है सब ग्रुप्स की रैंडम चॉइस होती है। मतलब कोई एक हम सब ग्रुप यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है, और यहाँ पर हमने क्या करना होता है स्ट्रेटिफाइड के अंदर एलिमेंट को हमने सब ग्रुप्स के अंदर कोई से एलिमेंट सिलेक्ट करने होते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड के अंदर क्या होता है इसमें जो पॉपुलेशन होती है कुछ
कुछ चंद एक सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड की जाती है, और हर सब ग्रुप के अंदर काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट मौजूद होते हैं, और जो सब ग्रुप होते हैं वो एक क्राइटेरिया के तहत सिलेक्ट किए जाते हैं जो वेरिएबल होता है, मुख्तलिफ तरह का होता है। और जो यहाँ पर सब ग्रुप्स के अंदर ही होमोजेंसिटी होती है, और जो सब ग्रुप्स के दरमियान मुख्तलिफ तरह के सब ग्रुप्स होते हैं उनके दरमियान हीट्रोजेंसिटी होती है। और जो एलिमेंट को सिलेक्ट किए जाते हैं सारे सब ग्रुप से थोड़े थोड़े एलिमेंट सिलेक्ट किए जाते हैं। जो क्लस्टर सब होती है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है ये डिवाइड की जाती है, मैनी सब ग्रुप काफ़ी ज़्यादा सब ग्रुप्स में डिवाइड की जाती है, और जो हर सब ग्रुप होता है वो सिर्फ चंद एक एलिमेंट कंटेन कर होता है। और यहाँ पर सब ग्रुप्स को क्राइटेरिया के तहत सिलेक्ट किया जाता है जो डाटा कलेक्शन की अवेलेबिलिटी के ऊपर या आसानी, हमारी आसानी के ऊपर डिपेंड कर होता है। यहाँ पर जो हीट्रोजेंसिटी होती है सब ग्रुप्स के अंदर हीट्रोजेंसिटी होती है, और जो होमोजेंसिटी होती है ये सब ग्रुप्स के दरमियान होती है। और जो सब ग्रुप्स है इसकी जो चॉइस होती है ये एक रैंडम सब ग्रुप हमने सिलेक्ट करना होता है। वहाँ पर हर सब ग्रुप में से कुछ रैंडम एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे होते हैं, यहाँ पर हमने सब ग्रुप्स में से ये एक रैंडम सब ग्रुप डिवाइड सिलेक्ट कर लेना है। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी। अब सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होती है? सिस्टमेटिक सैम्पलिंग सिंपल, बिल्कुल आसान सी है। आपने एक रैंडम सा नंबर सिलेक्ट करना और बाकी नंबर, मसलन आपके पास नंबर है 1 से लेकर 100 तक है, आपके पास काउंटिंग है, तो आपने 5 नंबर सिलेक्ट किया, फिर 15 किया, फिर 25 किया, फिर 35, फिर 45, फिर 50, फिर 55, फिर 65, इस तरह मतलब 5 वाले जो हिस्से आ रहे हैं वो आपने सारे सिलेक्ट करते गए जाना है। वो होगी आपके पास सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इट इज़ व्हेन यू चूज एवरी nth इंडिविजुअल टू बी पार्ट ऑफ द सैंपल। जब आप 9वां हिस्सा सिलेक्ट करते हो सैंपल का पार्ट करने के लिए, बनने के लिए हर nth वो पार्ट सिलेक्ट करते हो, इसको हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन चूज एवरी 5th पर्सन टू बी इन द सैंपल। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज एन स्टैंडर्ड implementation of the same old probability technique and each member of the group is selected at regular period to form a sample. There is an equal opportunity for every member of the population to be selected using this sampling technique. ये तो पॉइंट आपने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की हर टेक्निक में याद रखना है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो हर एक मेथड होता है उसके अंदर हर एक यूनिट के सिलेक्ट होने के इक्वल चांस होते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट इस तरह किया, यहाँ पर आपने 3 वाला जो है हिस्सा पकड़ा और 3 वाले काउंटिंग को स्टार्ट करें, 3 फिर 6 और फिर 9, मतलब 3 वाला जो पहाड़ा था वो जिस पर जाता कि आपने वो सिलेक्ट करते जाना है, ठीक है। तो ये 3, 6 और 9 एक तरतीब के साथ ये आपने सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कर ली। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के अंदर एक सैंपल फ्रैक्शन की टर्म आती है, रेशियो बिटवीन, ये सैंपल के साइज़ के दरमियान और पॉपुलेशन के साइज़ के दरमियान जो रेशियो होती है उसको हम सैंपलिंग फ्रैक्शन कहते हैं। ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर, सॉरी मैं मार्क करना भूल गया। मैंने 8 वाला एक हिस्सा सिलेक्ट किया, 1 से पहले 48 तक मैंने काउंटिंग कर दी, ठीक है। उसके बाद मैंने 8 वाला हिस्सा स्टार्ट किया, 8 फिर 18 फिर 28 फिर 38 और फिर 48, मतलब 8 वाला जो nth पार्ट था वो मैं सिलेक्ट करता गया और मेरे पास ये हो गई सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। जो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होती है इज ऑफन यूज इंस्टेड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग की जगह इसको यूज किया जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड nth नेम सिलेक्शन टेक्निक इसको कहते हैं। आउट ऑफ द रिक्वायर्ड साइज हैज बीन कैलकुलेटेड एवरी nth रिकॉर्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन मेंबर। जब हमारे पास सैंपल का जो हमें रिक्वायर्ड होता है साइज़ वो कैलकुलेट कर लिया जाता है, तो हर जो nth रिकॉर्ड nth एलिमेंट होता है उसको हम वहाँ से उठाकर एक अलग से ग्रुप बना देते हैं, अपना अलग से सैंपल के अंदर रख देते हैं। As long as the list does not contain any hidden item, this sampling method is as good as the random sampling method. जब तक लिस्ट के अंदर कोई भी हिडन आइटम मौजूद नहीं है, मुख्तलिफ तरह का आइटम मौजूद नहीं है, तो ये जो हमारे पास सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है एक बेहतरीन रैंडम सैम्पलिंग मेथड है। मसलन जब एक सैम्पलिंग यूनिट्स है एक तरतीब के साथ दिए गए हों तो ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, ये हमारे पास एक बेहतरीन क्राइटेरिया है सैम्पलिंग करने का।
Its only advantage over the random sampling technique is simplicity and possibly cost effectiveness. इसका जो रैंडम सैम्पलिंग के ऊपर एक बेहतरीन और फ़ायदेमंद एडवांटेज है वो ये है कि ये एक तो सिंपल है, सिंपल प्रोसीजर है, और सेकंड ये है कि इसकी जो लागत है वो भी कम आती है हमारे लिए। तो सेकंड टाइप थी सैम्पलिंग की, सैंपल सिलेक्ट करने की, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, हर जो सैम्पलिंग यूनिट होता है ना उसके सैंपल के अंदर सिलेक्ट किए जाने का चांस जो होता है वो बराबर नहीं होता। प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग चूजन इज अननोन, अननोन होती है, हमें मालूम नहीं होती। चीपर, ये एक सस्ता प्रोसीजर है, बट अनेबल टू जनरलाइज पोटेंशियल फॉर बायस। इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता, उसकी वजह ये है कि ये हमारे फ़ायदे के लिए होता है। जी, तो नॉन वर्बैलिटी सैम्पलिंग 4 तरह की होती है: कन्वीनियंस सैंपल, स्नोबॉल सैम्पलिंग, ट्विटर सैम्पलिंग एंड प्रोपोसिव सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग ईज़ ऑफ एक्सेस होती है, सैंपल सिलेक्टेड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन दैट आर इजीली एक्सेसिबल। वो जो सैंपल जो हमारे लिए सैम्पलिंग यूनिट इजीली एक्सेसिबल होते हैं, जिनके लिए हमारे पास तकनीक या हमें आती होती हैं, वो मसलन स्टूडेंट होते हैं, उनको ना टीचर कह देता है आपने ना यहाँ से कुछ केमिकल उठा, आप कोई नो प्रैक्टिकल उनके ज़िम्मे लगाए हुए थे, तो आपने ना फलां वाला प्रैक्टिकल कर लेना है। तो उन्होंने जाकर ना वो वाला केमिकल्स उठा लेने हैं जिनके उनके पास इंस्ट्रूमेंट मौजूद होंगे और जिनके उनको प्रोसीजर भी आते होंगे और सारा कुछ उनको याद होगा। तो वो अपनी कन्वीनियंस के लिए जो सैंपल सिलेक्ट करेंगे वो होगी उनके पास कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इस तरह स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है, क्यूटर सैम्पलिंग और प्रोपोसिव सैम्पलिंग, हम इनको अलग-अलग से डिस्कस करते हैं। जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है, यूज टू क्रिएट सैंपल एज पर केस ऑफ असेस। मतलब हमारी अपनी आसानी के ऊपर हम इन्हिसार करते हैं, जितने जितने मतलब आसानी से हम वो सैंपल सिलेक्ट करते हैं जिनकी हमारे पास टेक्निक हमें याद होती हैं, जिनके मेथड हमें आते होते हैं, जिनको हम आसानी से एनालाइज कर सकते हैं, वो हम सैम्पलिंग यूनिट सिलेक्ट करते हैं अपनी आसानी के ऊपर डिपेंड करते हुए। Readiness to be a part of the sample availability at a given time slot or any other practical specification of particular element। मतलब हम वो सैम्पलिंग यूनिट सिलेक्ट करते हैं जिन पर हमें टाइम कम लगता हो, हमारा पैसा कम लगता हो, और जिनके हमें प्रोसीजर याद होते हो और जिनको हम आसानी से एनालाइज कर सके। तो ये जो सैम्पलिंग होती है ये होती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। Convenience sampling involve haphazardly those cases that are easiest to obtain for US samples, such as the person interviewed at random in shopping center for a television program। मसलन हमने हमारा टीचर है वो क्लास में खड़ा है, तो उसने देखा एक स्टूडेंट है जो उसकी तरफ नहीं देख रहा, या लेक्चर नहीं सुन रहा, तो उसने उसको उठा लेना है। उसको पता है इसको कुछ नहीं आता है, तो उसने अपनी कन्वीनियंस के लिए वो बंदा उठाया है जो उसको मतलब पूरी क्लास, अब पूरी क्लास के ऊपर उसका डर भी चला जाएगा भाई उस्ताद जो वो सारा कुछ पूछ रहा है, और उसकी जो एनालिसिस है वो भी हो जाएगी। इस तरह एनालिसिस में होता है अगर कोई मतलब ये चंद एक लोग खड़े हैं तो हमने वो बंदा सिलेक्ट करना है जो हमें कन्वीनियंट रहे, हमने अपनी आसानी देखनी है। तो जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग होता है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूज इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में यूज़ की जाती है, वेयर द रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग एन इनएक्सपेंसिव अप्रोक्सीमेशन। मतलब जो रिसर्चर होता है इसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में यूज़ करता है, क्योंकि जब उसके पास बजट कम होता है तो वो इनएक्सपेंसिव चीज़ों को, इनएक्सपेंसिव सैम्पलिंग यूनिट को यूज़ करता है, तो इसको वहाँ पर यूज़ किया जाता है। द सैम्पल इज सिलेक्टेड बिकॉज दे आर कन्वीनियंट, क्योंकि वो आसान होते हैं, ऑफन यूज ड्यूरिंग प्राइमरी रिसर्च एफर्ट टू गेट एन एस्टीमेट विदाउट इंक्रिंग द कॉस्ट और टाइम रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट अ रैंडम सैंपल। ये फिर वही बात आ गई। उसके बाद है जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग हम गौर करते हैं अपनी काफ़ी ज़्यादा सोच समझने के बाद सैंपल सिलेक्ट करते हैं, तो उन सैंपल को हम कहते हैं जजमेंट सैंपल। द सैंपल सिलेक्ट बेस्ड अपॉन जजमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ये एक एक्सटेंशन है, उससे अगली स्टेज पर सैम्पलिंग है। व्हेन यूजिंग दिस मेथड रिसर्चर मस्ट बी कॉन्फिडेंट, उसको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए खुद पे, दैट चूजन सैंपल इज ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। मतलब
जजमेंट सैम्पलिंग करते वक्त जो एनालिस्ट है, जो हमारा सैम्पलर है, उसको ये पता होना चाहिए कि जो मैं सैंपल सिलेक्ट कर रहा हूँ वो मुझे कॉस्ट भी कम देगा, टाइम भी उस पर कम लगेगा, उसके ऊपर मेरा खर्चा भी कम होगा, और जो ये मुकम्मल पॉपुलेशन है उसके लिए बेहतरीन रिप्रेजेंटेटिव भी साबित होगा। तो ये जो सैम्पलिंग है जजमेंट सैम्पलिंग होती है। तो ये जजमेंट सैम्पलिंग है। मसलन यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, एक हमारे पास पॉपुलेशन है, तो मैं यहाँ से रैंडमली एक ये सब्ज कलर का बंदा सिलेक्ट करता हूँ और दो ये नीले कलर के, फिर एक सब्ज कलर का। तो ये जो सैम्पलिंग है ये जजमेंट सैम्पलिंग, मैंने इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक देकर इनको सिलेक्ट किया होगा। उसके बाद स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड इज प्योरली बेस्ड ऑन रेफरेंस एंड दैट इज how researcher is able to generate a sample. Therefore, this method also called chain reference sampling method. This sampling technique can go on and on just like a snowball, increasing in size till the time a researcher has enough data to analyze and to draw conclusive results that can help the organizer make informed decision. ये स्नोबॉल इस तरह होती है, जिस तरह स्नोबॉल का साइज इंक्रीज होता जाता है, इस तरह इसका जो पॉपुलेशन का साइज है वो भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जाता है। इसमें बंदा ना काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव जजमेंट यूज़ करता है। वो जो जो सैम्पल यूनिट सिलेक्ट कर रहा होता है उनको साइड पे रखता जाता है और एक चेन बनाता जाता है। ठीक है, जो चेन रेफरेंस इसको हम इस वजह से चेन रेफरेंस सैम्पलिंग मेथड भी कहते हैं। और एक टाइम आता है जब वो चेन काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है और फिर वहाँ से वो सैंपल सिलेक्ट करते हैं। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या हो रहा है, स्नोबॉल सैम्पलिंग का स्पेशल नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड यूज व्हेन द डिजायर्ड सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स इज रेयर। मतलब ये तब होता है जब हमारे पास वो जो सैंपल है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रेयर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ हैं या हमें नहीं मालूम है, तो हम इस तरह ही मतलब काफ़ी ज़्यादा सैंपल, काफ़ी बड़ा सैंपल सिलेक्ट कर लेते हैं जो पॉपुलेशन को अप्रोच कर रहा होता है। तो it may extremely difficult or cost prohibitive to locate respondents in this situation. This technique relies on reference from initial subjects to generate initial subjects. It lowers such costs or it induces bias because the technique itself reduces the likelihood that the sample will represent good cross section from the population. तो ये सैम्पलिंग जो है स्नोबॉल सैम्पलिंग है। मसलन ये पॉपुलेशन की तादाद कितनी थी, 1 2 3 4 5 5 मेंबर्स, और मैंने इसमें से कितने मेंबर सिलेक्ट कर लिए, 4 ही सिलेक्ट कर लिए। तो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग है। हमारी स्नोबॉल सैम्पलिंग वो होती है जब बंदे को ना वो जो सैम्पलिंग यूनिट्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का इतना मालूम नहीं होता और वो काफ़ी ज़्यादा इतने ज़्यादा सैम्पलिंग यूनिट सैम्पल में सिलेक्ट कर लेता है कि वो जो पॉपुलेशन का साइज़ है उसको अप्रोच कर रहा होता है। उसके बाद है क्यूटा सैम्पलिंग। क्यूटा सैम्पलिंग क्या होता है, हमने देखना होता है अपना कोटा, मतलब हमारे पास कितना बजट है और उसके मुताबिक हम सैम्पलिंग करते हैं। हम वो सैम्पलिंग यूनिट सिलेक्ट करते हैं जिनके ऊपर हमारी कॉस्ट कम से कम आए और जो हमारे पास बजट है वो उनके ऊपर ही पूरा हो जाए। तो क्यूटा सैम्पलिंग में हम सिलेक्ट इस तरह करते हैं, अपने बजट के मुताबिक सिलेक्शन करते हैं, अब अपने टाइम के मुताबिक सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स हैपन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीसेट स्टैंडर्ड। वो स्टैंडर्ड पहले से सेट होता है क्योंकि बजट जितना होता है हम उतना ही सिलेक्ट कर पाएंगे। इन दिस केस एज एन एग्जांपल इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स। The created sample will have the same attributes that are found in the total population. It is an extremely quick method of collecting sample. और ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ मेथड है सैंपल कलेक्ट करने का। हमें क्योंकि सोचने की ज़रूरत नहीं होती, हमें पहले से पता तो हमारे पास ये बजट है, हमने फलां फलां सैम्पलिंग यूनिट सिलेक्ट करने हैं। Computer sampling is therefore a type of stratified sample की एक टाइप है, which a selection of the case within strata is entirely non-random है। तो ये क्यूटर सैम्पलिंग भी पड़ी है, हम देख लेना ये। क्यूटर सैम्पलिंग फर्स्ट आइडेंटिफाइड द स्ट्रेटम्स को पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है प्रोपोर्शन एज दे आर प्रेजेंटेड इन द पॉपुलेशन। पहले हमने एक जैसे स्ट्रेटम उनको कैरेक्टरिस्टिक में देखकर उनको स्ट्रेटम में डिवाइड कर देना, उनको आइडेंटिफाई करना और अलहदा कर लेना, उनको पॉपुलेशन में रिप्रेजेंट कर देना है। उसके बाद हमने हर स्ट्रेटम में से वो उठाना है जो हमारे बस जितना बजट है उसके ऊपर पूरा पूरा उतरे। इसमें कन्वीनियंस और जजमेंट दोनों टाइप की सैम्पलिंग आ जाती है। तो कन्वीनियंस और जजमेंट सैम्पलिंग कैन बी यूज्ड टू सिलेक्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम ईच स्ट्रेटम, क्योंकि वहाँ पर हम जजमेंट भी यूज़ कर रहे होते हैं बजट को देखकर और कन्वीनियंस अपनी आसानी भी देख रहे होते हैं, हमें भी कुछ बच जाए। तो ये होगी क्यूटा सैम्पलिंग।
उसके बाद कंक्लूजन है हमारे पास कौन सी सैम्पलिंग बेस्ट है। प्रोबेबिलिटी जो सैंपल होती है वो हमारे पास बेस्ट होती है, क्योंकि ये हमारे पास इंश्योर करती है रिप्रेजेंटेटिवनेस, पॉपुलेशन का अच्छे से रिप्रेजेंटेटिवनेस होती है और अच्छी सी प्रेसिजन हमें देती है। तो सैंपल का साइज़ हमारे पास किस तरह का होना चाहिए, तो हमारे पास अगर जो हेट्रोजीनस पॉपुलेशन है उसका जो सैंपल है हमें ज़्यादा चाहिए होगा, हमें लार्ज नंबर ऑफ सैंपल मतलब ज़्यादा चाहिए होंगे। अगर हमारा होमोजीनस पॉपुलेशन है तो उसके लिए हमें सिर्फ एक ही सैंपल काफ़ी होगा। उसके बाद जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के लिए भी हमें जो सैंपल का साइज़ है बड़ा चाहिए होगा, और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसमें हमें सैंपल का साइज़ स्मॉल चाहिए होगा। उसके अलावा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल नॉट जनरलाइज, नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैंपल्स होते हैं उसके लिए कोई ख़ास कोई टेक्निक नहीं होती, कोई उसके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का हमारे पास प्रोसीजर है, किस तरह का सैंपल है, वो हम उसको देख कर डिसाइड करते हैं। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल।